I, Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 8, history, chapter number 6. Sixth chapter, we are continuing weavers, iron smelters, and factory owners. And it is part 2 और second part. लास्ट पार्ट भी हम कह सकते हैं इस चैप्टर का। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये जो पहला वाला फास्ट आज पढ़ेंगे जो हम द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, ये भारत में जो सब हाथ से बना हुआ डिजाइन वाला डिफरेंट कलर वाला अच्छा जो कि फेमस हुआ था टोटल यूरोप में वर्ल्ड मार्केट में, वो डिक्लाइन कैसे हो गया। डिक्लाइन का मतलब ये बंद हो गया, ये ख़त्म हो गया, स्टॉप हो गया, कैसे हुआ। पहला पॉइंट फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड ए कम्पीट विथ ब्रिटिश टेक्सटाइल्स। ब्रिटिश लोग जो कंपनी से बनाते थे, कम समय में ज़्यादा बनाते थे, उसका प्राइस हम कंपेयर करें खदी के साथ तो थोड़ा कम रहता था उनका, तो ज़्यादा ब्रिटिशर्स लोगों का जो प्रोडक्ट होता था उसको लोग खरीदते थे। तो कंपटीशन जब होता था, भारत का जो प्रोडक्शन है वो compete नहीं कर पाता था यूरोपियन मार्केट में भी। वो जो कंपटीशन होता था, भारत का प्रोडक्ट वो ज़्यादा महंगा था थोड़ा ना, तो इसलिए लोग ये नहीं खरीदते थे। तो ये पहला वाला पॉइंट गया। दूसरा, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, जब हमारे देश का गुड्स जो प्रोडक्ट जाता था इंग्लैंड को, इंग्लैंड मार्केट में बेचने के लिए, तो वो लोग क्या किए, ज़्यादा टैक्सेस लिए, हाई ड्यूटीज। वो बोले कि अगर भारत का सामान हमारे देश को अंदर आएगा तो टैक्स देना, ज़्यादा टैक्स लेते थे वो, जिसके वजह से उनको जितना पैसा उनको प्रॉफिट मिलता था वो थोड़ा कम हो गया। तो जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका इंटरेस्ट कम हो गया। तीसरा पॉइंट, थाउजेंड्स ऑफ वेफर्स इन इंडिया वे आर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हज़ार एम्प्लॉयर्स जो थे, जो काम करते थे, उनको अब निकाल दिया गया, क्योंकि ये सेलिंग कम हो गया। पहले से सेलिंग ज़्यादा था तो वर्कर्स ज़्यादा थे, लोग जो अपना अपना छोटा छोटा स्मॉल इंडस्ट्री था उसमें लोग रखते थे। तो अब जब सेलिंग कम हो गया तो प्रोडक्शन भी कम रहेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं है इतना लोगों का, तो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। और सबसे ज़्यादा असर पड़ा था बंगाल में। बंगाल वेवर्स वेयर द वर्स्ट हीट, सबसे ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ा। द डिस्ट्रेस्ड वेवर्स रोड पिटिशंस, उस समय में लोग क्या किए, जो वेवर्स थे, जो बुनाकर थे, उसको पिटिशन लिखे, एप्लीकेशन दिए गवर्नमेंट को, सरकार को, कि हमको मदद कीजिए, हम अभी बहुत प्रॉब्लम में झेल रहे हैं, बहुत परेशान हमको हो रहा है। तो ऐसे ये प्रोसेस ऐसे करके डिक्लाइन हो गया। आगे देखते हैं। चरखा बिकेम नेशनल सिंबल। चरखा जो कि हम बात कर रहे थे, धागा बनाने का जो डिवाइस है, गांधी जी कभी कभी आप लोग देखे होंगे फोटो में, चाहे किताब में हो चाहे और कहीं जगह में हो, न्यूज़पेपर में हो, तो ये जो चरखा होता है उसके द्वारा जो धागा को बनाने का जो सिस्टम था, जो प्रोसेस था, यूज होता था। नेशनल मूवमेंट जब हमारा हुआ, आज़ादी के लिए जो लड़ाई हमारा शुरुआत हुआ था, गांधी जी ने वो आपको भी बताया, वो लास्ट क्लास में भी बताया था कि गांधी जी बोले कि सेल्फ डिपेंडेंट होना है, राइट। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट में खुद का खाना खुद बनाएंगे खाएंगे, हमारे सेल्फ जो होम प्रोडक्ट है, स्वदेशी जो है, स्वदेशी, स्व मतलब ओन, देसी मतलब नेटिव, हमारे देश का जो सब चीज़ है हम वो खाएंगे, हमारे देश का जो कपड़ा है वो पहनेंगे, वही। तो महात्मा गांधी ये फील किए कि जितना सारे फॉरेन वाला जो टेक्सटाइल्स है, जो ड्रेसेस है, उसको हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट मतलब रिजेक्ट करेंगे, हम नहीं पहनाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। और क्या करेंगे, हैंड स्पून करेंगे, हैंड वोवन करेंगे, हाथ से बना हुआ जो क्लॉथेस है वो हम यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, खदी ग्रेजुअली बिकेम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। ऐसे करके खदी जो सिस्टम था वो नेशनलिज्म, और एक बार फिर लोगों का मन में ये बैठ गया कि हमारा देश का चीज़ है, ये स्वदेशी है, तो इसका इम्पोर्टेंस रहना चाहिए। नंबर 3, द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया। चरखा अभी रिप्रेजेंट करने लगा, या भारत का एक नया सिंबल बन गया। एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग। हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग, अभी हम तिरंगा बोल रहे हैं, अभी जो अशोक चक्र है, उससे पहले चरखा रखा गया था, जो डिवाइस है चरखा डिवाइस वो रखा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में समय में ये यूज़ किया जाता था।
जो तिरंगा के अंदर ये चरखा को रख रख के, राइट। नेक्स्ट देखेंगे कि कॉटन मिल्स जो हुआ वो कैसे हमारे देश को आया और कहाँ कहाँ जो इंडस्ट्री आया, जो कंपनी आया, कहाँ बना। पहले छोटा छोटा मिल बना, उसके बाद बड़ा इंडस्ट्री बना। तो सबसे पहले 1854 में जो फर्स्ट कॉटन मिल भारत में बैठा, कहाँ, बॉम्बे में, जो हम कहते हैं मुंबई। फिर लगभग 1900 के आसपास 84 मिल्स हो गया था बॉम्बे में, और मिल्स केम ऑफ इनटू अदर सिटीज़ टू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे में रहा, बाकी सिटीज़ को भी, हमारे देश का अलग सिटीज़ को भी ये मिल्स बना। तो फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद में हुआ 1861 में। तो ऐसे करके बाकी अलग अलग सिटी में भी बना। तो ए ईयर लेटर ए मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड। ए ईयर लेटर मतलब 1862 में कानपुर में हुआ, जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस हम कहते हैं। फिर ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू ए डिमांड फॉर लेबर। तो जो अब जब मिल एस्टेब्लिश किया गया, तो उसमें तो वर्कर चाहिए ना, लेबर्स तो ज़रूरी है। तो लेबर एक एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए बना। Thousands of poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to the cities to work in the mills. गाँव छोड़ के बहुत सारे थाउजेंड्स, हजार लोग सब सिटी को चलने लगे। क्या करेंगे, उनको ये मिल में काम करना है, जॉब ढूंढना है, क्लियर, क्योंकि उनका जो सेल्फ प्रोडक्ट था वो तो बंद हो गया था। तो ये अभी सब चलने लगे गांव से शहर काम करने के लिए कॉटन मिल में। आगे देखते हैं। फिर ये एक बताया गया है आपके किताब में, एक इमेज है फिगर नंबर 10 में, वर्कर्स इन ए कॉटन फैक्ट्री। ठीक है, सिरका का 1900 का समय का है, कॉटन फैक्ट्री में महिला लोग सब काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जो वर्ड है उज, ये जो स्टील का नाम है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि टीपू सुल्तान का सोर्ड मतलब तलवार, ये बना था। ये टीपू's legendary swords are now part of valuable collection in the Museum of England। जो इंग्लैंड का जो म्यूजियम है उसमें टीपू सुल्तान का सोर्ड रखा गया है, पूरा प्रीशियस, पूरा सही सलामत रखा गया है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंडियन किंग व्हिच हु वाज वेरी ब्रेव। आप लोग सुने होंगे कि टाइगर के साथ कैसे लड़ाई हुआ था, और उनको कहावत ऐसा रहा है, और उनको भी इतिहास बताता है, ये द टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान जो है। नंबर 2, द सोर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज। बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उनका जो एज था पूरा शार्प था, पूरा शार्प ब्लेड जैसा, दैट कुड इजीली रिप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्मर। सामने वाला जो था, ओपोनेंट्स मतलब सामने वाला, जो कि अगेंस्ट वाला, वो पूरा धुलाई कर देता था। दिस क्वालिटी ऑफ सोर्ड केम फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील। एक हाई कार्बन स्टील से बनता था, जिस स्टील का नाम है उज, WOOTZ, उज, विच वाज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। उज स्टील, 4 नंबर पॉइंट में, उज स्टील व्हेन मेड इनटू सोर्ड्स प्रोड्यूस्ड ए वेरी शार्प एज विथ ए फ्लावरिंग वाटर पैटर्न। उसमें एक पैटर्न दिया जाता था, थोड़ा डिजाइन किया जाता था फ्लावरिंग करके वाटर पैटर्न में। नंबर 5, दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्राइस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। तो ये आयरन से ऐसे डिजाइन करके बनाया जाता था तलवार के साइड में। ऊज इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्सन। ये क्या इंग्लिश वर्ड है, एंग्लिसाइज वर्सन है, जो कि कन्नड़ वर्ड में उक्कू कहते हैं, उक्कू, तेलुगु में हुक्कू कहते हैं, तमिल और मलयालम में उरुक्कू कहते हैं। इसका अल्टीमेट मीनिंग है स्टील। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग वर्ड बोला जाता है। स्टील, उज का मतलब है स्टील। ये टीपू सुल्तान का तलवार का ऊपर हिस्सा आप देख सकते हो, जो हैंडल जहाँ पकड़ते हैं तलवार, जहाँ से पकड़ते हैं, और साइड वाला जो है ये हैंग करने के लिए, कहीं पे रखना है तो हैंग करने के लिए है, और इधर से पकड़ते हैं। आप देख सकते हो, टीपू सोर्ड मेड इन द लेट 18th सेंचुरी के समय का ये है, तलवार का क्या हिस्सा है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अबंडन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस। अबंडन्ड मतलब बंद हो गया या स्टॉप हो गया। फर्नेसेस मतलब जहाँ लोहा को पूरा पिघला के उसको डिफरेंट टाइप का आयरन टूल्स बनाया जाता था। क्लियर। देखते हैं,
प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। आयरन को रिफाइन करने के लिए, पूरा ओरिजिनलिटी लाने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस का फॉलो किया जाता था। नंबर 2, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का एंड तक ये पूरा कॉमन वर्क था हमारे देश में। नंबर 3, द फर्नेसेस वेर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। ये जो जहाँ गर्म किया जाता था ये चारकोल के साथ लोहा को, उस जगह जो एक एरिया बनाया जाता था, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा कुछ समय के बाद। ये आप देख सकते हो, आयरन स्मेल्टर का एक जगह है, इस साइड में ये ब्रिक यूज़ करके, मॉड यूज, क्ले यूज़ करके बनाए हैं, और इधर चारकोल दे के लोहा को गर्म करते हैं। ठीक है, तो द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन वाइल वोमेन वॉक्ड द बेलोज पंपिंग एयर। जो एक जगह होता है जहाँ एयर ज़रूरत होता है ताकि ये जो आग होता है, आग को और थोड़ा एक्टिव कर सके, जो कि लोहा को जल्दी गर्म करेगा। तो ये पंपिंग करने के लिए, एयर देने के लिए वो जो बेलो होता है, एक भाल्व जैसा होता है हवा आने का, उसके ऊपर वो प्रेस करते हैं। कहाँ? चारकोल के पास। चारकोल बर्निंग, चारकोल मतलब जो यूज़ होता है लकड़ी का, जो जला हुआ ब्लैक कलर का होता है, उसको और एक बार आग लगा के जलाते हैं। ये बहुत यूज़फुल होता है लोहा को पिघलाने के लिए। नंबर 5, हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन। ये क्यों डिक्लाइन हुआ, इसके बारे में हम जस्ट आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय में जो क्या रीजन था, ये इतना 19th सेंचुरी के एंड तक इतना पॉपुलर था साउथ इंडिया में, लेकिन ये बंद क्यों हो गया, इसके पीछे क्या कारण है, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन मोस्ट विलेजेस फर्नेसेस फेल इनटू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड केम डाउन। आयरन प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया, वो फर्नेसेस जो था, वो जो चूल्हा हम कहते हैं जहाँ लोहा को गर्म किया जाता है, वो भी बंद हो गया। तो हम ढूंढते हैं उसका रीजन क्या है। वाई वाज फर्नेसेस अबंडन्ड, क्यों ये बंद हो गया, क्यों अबंडन हुआ। पहला, व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जबकि कॉलोनियल गवर्नमेंट आए, ब्रिटिशर्स जब आए, वो बोले कि देखिए आप फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते, रिजर्व फॉरेस्ट जो है, अगर रिजर्व फॉरेस्ट को नहीं जाएंगे तो लकड़ी कहाँ से लाएंगे, लकड़ी नहीं लाएंगे तो जलाएंगे क्या, और नहीं जलाएंगे तो कैसे लोहा को पिघलाएंगे। और फॉरेस्ट के अंदर ही आयरन ओर रहता था, जहाँ से स्टील बनाते थे, जो कि हम वुड स्टील के बारे में बात कर रहे थे थोड़ी देर से पहले। तो उतना ओरिजिनल जो लोहा था, जो स्टील था, वो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, तो जंगल के अंदर तो ही मिलेगा, इसके अंदर जाएंगे तो लाएंगे ना। तो रिजर्व फॉरेस्ट जब मना कर दिया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा, फॉरेस्ट एक्ट बना दिया गया, तो ये लोग अंदर नहीं जा पाए, तो काम खत्म, बंद हो गया, रह गया। आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर चारकोल, चारकोल और वुड नहीं ले पाए तो चारकोल कैसे बनेगा। नेक्स्ट, वेयर कुड दे गेट आयरन ओर, आयरन ओर उनको कहाँ से मिलता था, फिर और एक बार देख लेते हैं। Defying forest laws, they often entered the forest secretly and collected wood, but they could not sustain their occupation on this basis for long. ये जंगल के अंदर से ही उनको आयरन ओर मिलता था, जहाँ से आयरन बनता है। कभी कभी छुप के सीक्रेटली जाके ले आते थे, लेकिन ऐसे तो ऑक्यूपेशन नहीं होगा ना, ऐसे तो उनका ज़िंदगी नहीं चलेगा ना। तो छुप छुप के कितना दिन तक ज़िंदगी जिएंगे, तो ये उतना दिन तक नहीं चला। नंबर 4, many gave up their craft and looked for other means of livelihood. बहुत सारे लोग जो कि आयरन स्मेल्टर थे, लोहा को पिघला के डिफरेंट टूल्स बना के जो ज़िंदगी जीते थे, वो अब क्या करने लगे, ये काम छोड़ने लगे, बाकी काम देखने लगे, जैसे कि खेती काम करना और बाकी कुछ लेबर काम करना, फिशिंग करना, ये सब काम देखने लगे। नंबर 5, दिस इन्वेटिवली लोअर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स। ये जब आयरन ओर नहीं मिला, वुड नहीं मिला, तो कैसे करेंगे, चारकोल भी नहीं होगा, तो आयरन का जो प्रोडक्शन होता था साउथ इंडिया की तरफ से वो कम हो गया। ये जो हम बात कर रहे थे आयरन स्मेल्टर लोग, ये फर्नेसेस, ये है फर्नेसेस, इसमें आयरन को पिघला के चारकोल के यूज से, चारकोल का मदद से बनाते थे, लेकिन ये बंद हो गया। ये दो एक जगह में जो पंपिंग, जो हम पंपिंग के बारे में बात कर रहे थे, ये एक रबर वाला जैसे होता है, हवा इधर से आता है, एक साथ दो लोग उसके ऊपर खड़े हैं, देखो इधर, ये भी इधर दो लोग खड़े हैं, ताकि हवा अच्छे से हो सके और चारकोल अच्छे से जल सके, या आग अच्छे से
लोहा को पिघला सके। ठीक, अभी देखते हैं आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया। ये आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कैसे इंडिया को आया? सबसे पहला ये साल था 1904 का, 1904। ये ऐसा एक समय, अप्रैल का महीना था, बहुत गर्मी का मौसम था। चार्ल्स वेल्ड, एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, उनके साथ है दोराबजी टाटा, द एल्डेस्ट सन, किनका बेटा? जमशेद जी टाटा का जो बड़े बेटा, वो सब छत्तीसगढ़ आए थे घूमने के लिए। क्या? आयरन ओर कहाँ है ढूंढने के लिए वो आए थे। आयरन ओर, जहाँ से कि लोहा बनता है। तो घूम रहे हैं ऐसे एक दिन, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मेनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत समय घूमने के बाद वेल्ड जो हैं, जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैं, एंड दोराब जी केम अपन स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव के अंदर पहुंचे। दे फाउंड ए ग्रुप ऑफ मेन एंड वोमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर। उनको देखने के लिए मिला कि मेन वोमेन मिल के उनका जो बास्केट है, जहाँ की वो आयरन ओर पूरा लोड करके ला रहे हैं। वो जाके देखे, पूछताछ किए। दिस पीपुल वेयर अगरियाज, वो एरिया का जो लोग, उनको बदला जाता था अगरियाज। When asked where they had found the iron ore, the Agariyas pointed to a hill in the distance. लोगों को जो पूछा गया कि आप ये आयरन ओर कहाँ से लाते हो, तो लोग दूर से एक पहाड़ को निशाना लगा कि इस पहाड़ से हम लोग लाते हैं। तो वेल्ड एंड दोराबजी तो जो थे उस जगह को गए। आफ्टर एन एग्जिस्टिंग ट्रेक थ्रू डेंस फॉरेस्ट, पूरा डेंस फॉरेस्ट है मतलब बहुत बड़ा जंगल, अंदर घुस के वो लोग गए। On exploring the hill, the geologists declared that they had at least found what they had been looking for. वो जो ढूंढ रहे थे आयरन और लोहा का पत्थर, उनको मिल गया। नंबर 9, राजहारा हिल्स had one of the finest ores in the world. राजहारा हिल जो है वर्ल्ड का एक बेस्ट जगह है जहां आयरन और मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं। टिस्को, TISCO, टाटा, T फॉर टाटा, I फॉर आयरन, S फॉर स्टील, CO फॉर कंपनी। इसमें लिखा गया है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि शॉर्ट फॉर्म में टिस्को बोला जाता है, केम टू बी बिगान प्रोड्यूसिंग स्टील 1912। 1912 में ये प्रोड्यूसिंग शुरू किया, टिस्को कंपनी बना। टिस्को वाज सेट अप an opportune time. All through the late 19th century, India was importing steel that was manufactured in Britain. ब्रिटेन में जो सब मैन्युफैक्चर हो रहा था, जो सब तैयार हो रहा था, लोहा का अलग अलग चीज़, डिफरेंट वार इंस्ट्रूमेंट्स, युद्ध के लिए जो बंदूक हो, चाहे जो भी तोप, वो सब बनाते थे, वो भारत से ये आयरन को लेते थे। आयरन ओर को ब्रिटेन में कंपनी से बना के वो अपना यूज करते थे। Number 3, expansion of the railways in India had provided huge market for rails that Britain produced. भारत में जो सब टिस्को में जो प्रोड्यूस होता था, वो ब्रिटिश लोगों का अपना फ़ायदे के लिए रेलवे लाइन बनाते थे, क्योंकि वो लोहा बहुत स्ट्रांग था और उनका फ़ायदा उठाते थे वो लोग। बाय द टाइम टिस्को वाज सेट अप, द सिचुएशन वाज चेंजिंग। टिस्को धीरे धीरे क्या किया, हमारे जो स्टील प्रोडक्शन का जो लेवल था वो पूरा बहुत हाई लेवल को ले गया। 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, ये 1914 से शुरू हुआ, 1918 तक चला। स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वार इन यूरोप। यूरोप में जो युद्ध चल रहा था, वो ब्रिटेन का जो डिमांड था, ब्रिटेन का जो ज़रूरत था, वो भारत की तरफ से लिया गया। 1919 में कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। टिस्को जो भी प्रोडक्शन करता था लोहा का, 90% ब्रिटेन लेता था और लेके युद्ध में यूज करता था, रेल लाइन बनाता था, अपना गन बनाता था, वार इंस्ट्रूमेंट बनाता था, तो ये सब अपना काम के लिए करता था। ओवर टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जो था, टिस्को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया, जो कि उनको बहुत मदद में आया। ठीक है, ये रहा टिस्को के बारे में। ये आप देख सकते हैं, एक टिस्को का एक फैक्ट्री है सुवर्णरेखा रिवर के किनारे में। 1940 का ये जो पिक बना गया है, जो फिगर दिया गया है, आपके किताब में देख सकते हो ना, 14 नंबर फिगर। ठीक है, द टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुवर्णरेखा। क्लियर? So dear viewers, this is all about the chapter. Once again, we'll meet in the next video, next chapter. Till that, take care of your studies. Thank you all.